नाम से ही। क्या देसाई जी आप चाहते हैं कि पूरे भारत के जो हम लोग हैं देवासी, रायका और रबारी आपस में शादी ब्याह लेन देन करना शुरू कर दें? करते ही हैं बहुत नगण्य कर रहे हैं। लेकिन ये पहले क्या था कि मैंने कहा कि जाने आने की रहती है कि भाई अपने आसपास मिलता था तो दूर कौन जाए। अभी ऐसा वो नहीं है, तो कई लोगों की शादी करते हैं और करें नहीं करें, वो अपना अगले वाले का स्वभाव, अगले वाले के साथ में उनका कैसा तालमेल होता है उसके आधार पर करते हैं। आज की बात राजीव देवासी के साथ। आप राष्ट्रीय धर्मशाला के रबारी समाज के अध्यक्ष है, तो निश्चित रूप से आप पूरे भारत को हमेशा संगठित और एक करने में विश्वास रखेंगे। एक सामाजिक संगठन है, उसका अध्यक्ष हूँ। उसके तहत हम धर्मशाला भी चलाते हैं, छात्रावास भी चलाते हैं। आपका जो एक भारतीय रबारी रायका देवासी समाज जो अपना सेवा संस्थान है, इसके नियम और ट्रस्ट डीड है, आप कई प्रकार से शिक्षा को लेकर के कई प्रकार से सामाजिक से उसका एक पार्ट जो है वो है अपनी जो धर्मशाला, जो अभी आप धरातल पर आपने लाके इस चीज को रख दिया और आगे भी आप कर रहे हैं। जयपुर का जो हॉस्टल है वो इसी का ही एक अंग है, तो उसी का ही एक अंग है, अलग से नहीं है, उसी का ही एक अंग है। 4 बीघा जमीन अलॉट कराई। अच्छा, भीनमाल में आपने और देख ली है? कर लिया आप लोगों ने? ले लिया 3 साल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 साल हो गया। क्या आप चाहते हैं पूरे भारत के जो चित्तौड़ में भी फाइल थोड़े से के लिए अटकी हुए, सरकार बदल की बाकी वो भी अलॉटमेंट थी और अखिल भारतीय रबारी समाज के नाम से। क्या देसाई जी आप चाहते हैं कि पूरे भारत के जो हम लोग हैं देवासी, रायका और रबारी आपस में शादी ब्याह लेन देन करना शुरू कर दें? करते ही हैं बहुत नगण्य कर रहे हैं। लेकिन ये पहले क्या था कि मैंने कहा कि जाने आने की रहती है कि भाई अपने आसपास मिलता था तो दूर कौन जाए। अभी ऐसा वो नहीं है, तो कई लोगों की शादी करते हैं और करें नहीं करें, वो अपना अगले वाले का स्वभाव, अगले वाले के साथ में उनका कैसा तालमेल होता है उसके आधार पर करते हैं। एक बंदा एक भाई ऐसे ही मिले थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं होता। आपसे भी डिस्कस करना चाहूंगा। एक भाई ऐसे ही मिले थे मुझे, 4 जो अपने जो राव जी के द्वारा बताए जाते हैं 4 भाई जो थे, वो बोल रहे हैं भाई जब थे तो भाई के बच्चों से अपन कैसे शादी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई चीजें भी ये सामने आते थे। क्यों नहीं एक ऐसी पहल आप अपनी इस सामाजिक संस्था के द्वारा कर सकते हैं कि सभी रावों को अपन एक जगह इकट्ठे करते हैं। जितने भी राव हैं जो आपस में कजन हैं, इन सबको अपन एक जगह इकट्ठे करके इनसे ये पूछते हैं कि आपके जो 4, 5, 10 पीढ़ी पहले कौन थे, जो उसके बाद में फिर आपकी शाखाएं निकली, हम सबको अलग अलग एक बांटा गया। कई बार राव की भी पोते कोई छीन के भागे, बाढ़ में कोई पता नहीं कैसी ऐसी बातें भी आती है। क्या एक काम और हो सकता है जिसमें हम आपका सहयोग करेंगे, हम उसमें साथ खड़े रहेंगे। रावों को सब जगह अपन इतिहास जानकारी प्राप्त करने के लिए इन सभी रावों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। अपन इनको निवेदन करके इनको ससम्मान इनको एक जगह बुलाते हैं और फिर इनसे अपन डिस्कस करते हैं ताकि पूरी दुनिया सुन सके और वो अपन को बहुत ही अच्छी बेटर उनके पास एक जानकारी है। क्योंकि अभी आप और पुष्कर का मैं एक मुद्दा और छेड़ दूंगा। पुष्कर के लिए भी मैं राव जी के पास में गया था, तो एक राव जी ने मुझे ये बोला कि हमारे पास एक पेपर पड़ा है, एक कोई रजिस्ट्रेशन जो स्टाम्प पड़ा है जिसमें ये पुष्कर पहले बिक गया था, फिर जो खेड़ापा आश्रम ले लिया था, फिर एक महाराज का नाम बताया। वो वापस जाके उनसे अपन डिस्कस करेंगे। उन्होंने वापस खरीद के जो है पंचों को दिया, तो काफ़ी चीज़ें उनसे निकल करके आती है। तो क्या उनसे अपन बात करके रावों से, राव जी से सम्मान सब जगह से बुला करके फिर एक सब जगह से अपन एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि आप क्षेत्रवाद में नहीं पढ़ करके आप पूरे भारत में जिस प्रकार से राजपूत, जाट, ब्राह्मण एक है, हम सब लोग भी एक हो जाएं। ये आपने जो विचार रखा पहली बार मैंने इस प्रकार के मेरे दिमाग में आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही उत्तम विचार है। क्योंकि आपको भी जानकारी नहीं होगी, ये जो रावों की कुछ जो बातें हैं ना, वो समाज को तोड़ने की बहुत सारी जगह, चाहे वो हमारे यहाँ का राव हो, चाहे वो आपके वहाँ का हो। लेकिन मैं एक अखिल भारतीय रबारी समाज का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इन जो गंदी जो चीज़ें वो बताते हैं ना, उन पर रेती डालना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कहना नहीं चाहूँगा। बाकी इनकी बहुत ही ये गलत बातें हैं, चाहे वो इधर के राव हो, अपने मेवाड़ के राव हो, या इधर के अपने विभाग बात आज देख सकते हैं खेमराज, मिस्टर खेमराज देसाई के द्वारा। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो राव समाज के लोग आपस में बांटते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, तो वो भी एक लिस्ट बनाई जाएगी। जो राव सामने नहीं आया, जो आएगा उसका हम डिक्लेरेशन करेंगे कि वो बंदा सामने नहीं आ रहा, ये लोग सामने आने को तैयार हो रहे, और फिर उनको भी आना पड़ेगा, जाएंगे क्या। अभी कई सारी ऐसी चीजें आई है सामने, क्योंकि अभी इस समय लोग मार के जा रहे हैं। अभी कैमरे के सामने ऐसी बातें नहीं बोल सकते, ऐसी ऐसी चीजें जो हो रही है। संगठन क्यों नहीं हो रहा है? मैं इसका आपको इशारा कर दूं, एक ये गंदी चीजें करते हैं ना, वो इशारा, एक किताब छपी देवासी के नाम से,
राव ने उसका लेखक है, और मुझे किसी ने कहा कि इसकी उगाई करवा देना। मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा कि ये किताब आपने जो छपी है ना, इसको अंदर रख देना, कहीं बाहर ले जाना मत। समाज में इस प्रकार की गंदगी फैलाओगे, ये समाज के हित में उपलब्ध करवा पाएंगे, किताब उपलब्ध करवा पाएंगे, हम भी थोड़ा निरीक्षण कर लेते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि भाई, मैंने उसको ही कहा दिया बहुत ही कभी अगर एकदम लीगली बात हो गई ना तो मैं उसको निकाल के दूंगा, बाकी मैं गंदगी फैलाना नहीं चाहता। एक बार सबको हमारी परिस्थितियां बता करके सत्सम्मान, उनको परिस्थितियां बता के सत्सम्मान के हम पूरा भारतवर्ष एक होना चाहते हैं, दूसरे समाज एक हो चुके हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मार करके लोग वापस कोर्ट रूम से बच करके गलियां निकाल के बच जाते हैं, कोई हमारे वकीलों का संगठन नहीं है, एफआईआर जो दर्ज होती है उसमें भी सही तरीके से एफआईआर दर्ज होती नहीं है, हमारे साथ में इस प्रकार की विडंबनाएं पेश जो हो रही है। तो इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई अच्छी कार्यकारिणी काम कर रही है तो आप है, तो हम इनसे बेबाक बात कर सकते हैं कि आप पूरे भारत, आपका क्षेत्र है, कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आपने पता नहीं मजाक की है, पता नहीं आपने सत्य कहा मैं 4-5 साल बाद में संन्यास ले लूंगा, संन्यास बोले तो सारे सामाजिक में एक जगह बैठ जाऊंगा, तो उसके पहले हम आप कुछ करके जाएं, हम लोग आपके साथ में हैं, युवा लोग आपके साथ में हैं, आपकी जो विरासत है, जो आपको सन याद है, आप सारी चीजें बताते हैं, आपको आज वसुंधरा जानते हैं, आपको आज मोदी जी भी जानते हैं, काफी आपका जो एक अनुभव है वो आप विरासत के रूप में हमें दे करके जाएं। और भी ऐसे कई सवाल है, लेकिन बहुत लंबी क्लिप बननी जा रही है, इसको भी हम पार्ट में करेंगे। हम आपसे और जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा हमारे क्षेत्र में एक टीचर इंदिरा देवी देवासी खेजड़ला, तो हमने उनको ये सुना कि वो पहली एक महिला टीचर है जो उस समय काफ़ी लोग उनको देखने के लिए आते थे, और देवासी समाज के अंदर टीचर, ये तो मैंने एक वाकया देखा, लेकिन आपकी उम्र मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि 79 में आपने बीए की, 79 में बाढ़ आई थी, मैं पैदा हुआ था उस समय। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षा का जो क्रांति, क्योंकि आपने कहा उस समय हम 2 जने थे, फालना में थे और यहाँ भी हम लोग इक्के दुक्के थे, फिर अचानक से क्रांति क्या हुई और अब ये क्रांति आगे कैसे बढ़ सकती है? नहीं, कई लोगों ने अपने माता पिता की इच्छा होती है तो पढ़ाते हैं बच्चे। जो मेरे से सीनियर गोवर्धन जी, उस 1-2 साल मेरे से सीनियर थे, उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया। भाई थानेदार साहब जीवन राम जी, इन्होंने भी उस समय अच्छी पढ़ाई की। और एक कृष्णा राम जी जो हैं, ये कपूर जी के चाचा, इन्होंने भी 72-73 में ग्रेजुएशन किया। और कई लोग ऐसे पढ़े लिखे तो थे, लेकिन फिर भी एक समाज में जागरूक ला के घूमना, समय देना और पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, छात्रावास खोलने का एक जो, जिससे समाज और ज़्यादा आगे बढ़ सके, ये काम जब शुरू हुआ तो नानक राम जी महाराज, गोपाल राम जी, अपने खारावेरा, और अपने भाई बोला राम जी मरुआ, भगवान जी महाराज काछोली वाले, इनका बहुत बड़ा योगदान है। सवाराम जी का रहा। तो ये लोगों ने प्रचार किया, लेकिन सवाराम जी ने इस चीज़ को आत्मसात करके छात्रावास के लिए जो सांचौर में जो छात्रावास लिया गया, खरीदा गया, वहाँ के लोगों ने पैसा किया, लेकिन उसको जगाने का काम सवाराम जी ने किया। जालोर छात्रावास के लिए लोगों ने से कसाईयों से वगैरह वगैरह से लड़ाइयाँ की, झगड़े किए, वो सवाराम जी ने किए। भीनमाल छात्रावास को खरीदा तो मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था 1980 में, तो वो भी सवाराम जी ने किए। तो ऐसे मतलब के करने वाले बहुत कम लोग थे। भगवान राम जी महाराज थे, उन्होंने पशु मेला सेवाड़ी, वो तिलवाड़ा का भरते थे, तिलवाड़ा का मेला भरता था, तो वहाँ जाते थे। तो बालोतरा में छात्रावास लिखा है, तो आज भी उसका नाम है भगवान पशुपालक छात्रावास। तो उसका भगवान जी उनके नाम से, क्योंकि पहला अपनी जेब से पैसा निकाल कर उन्होंने दिया था उस समय। रही बात ये तो अपने राजस्थान में, खास करके पश्चिमी राजस्थान में, बाकी जगह तो आज भी छात्रावास वगैरह नहीं है। कोटा में बनाया तो अपने यहाँ के लोगों ने बनाया है, बाकी नहीं है। जयपुर में बढ़ रहा है तो वो भी अपना यही कि भाई सबको, सबके सहयोग से, सबके साथ से ले। इसके अलावा मैं एक आपको और अच्छी बात बताऊँ, जब मैं क्यों पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में जागृति सबसे पहले गुजरात में आई। और वो किस प्रकार से आई, एक आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात के अंदर बड़ौदा के जो महाराजा थे, सयाजीराव गायकवाड़, वो प्रजावत्सल महाराजा कहलाते, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए भेजा। उनके पोते ने भेजा, सेकंड सयाजीराव हुए थे, उन्होंने भेजा। उनके सेकंड सयाजीराव, उसके दादा, जिनका गुजरात के बहुत बड़े भूभाग पर
उनका साम्राज्य था। अपना यहाँ पालनपुर में नवाब था, पालनपुर से आगे पूरा ही वो था, इधर सौराष्ट्र में अलग अलग रियासत है। उन्होंने ये कहा कि मेरे राज्य में जो नहीं पढ़ेगा उसके ऊपर 25 पैसा पेनल्टी लूंगा। बहुत बढ़िया। और गांव गांव उन्होंने स्कूलें खोली थी। इसकी बदौलत आपको गुजरात में चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग हो, पुराना कितना भी बूढ़ा होगा, उसको पढ़ाई लिखाई अक्षर ज्ञान तो है ही। ऐसा नहीं कहता मैं कह सकता कि मुझे पढ़ना नहीं आता, चाहे औरत हो या आदमी हो। एक मैं आपको बहुत ही बड़ा अच्छा उदाहरण भी दे दूँ। 1990 में मैं वहाँ सामाजिक कार्य में बड़ौदा में सक्रिय हुआ। तो उस समय हमारे एक मित्र थे नारायण भाई मकवाना। नारायण भाई देसाई लगाते थे, लेकिन मैं उन सतवीर भाई पीछे उनका मकवाना कलोत्रा ऐसा ताकि मेरी पहचान उनकी बनी रहे। उनका रिटायरमेंट का प्रोग्राम था, शिक्षक से रिटायरमेंट थे, राष्ट्रपति अवार्ड उनको मिला हुआ था। पूरे गुजरात के प्राथमिक शिक्षक संघ के वो अध्यक्ष थे और रिटायर्ड हुए। तब वहाँ हमने गए तो वहाँ ये बात बताई कि उनके दादा दादी और जो ससुर थे, दादा ससुर, वो भी शिक्षक थे, और उनकी दादी सासू थी, वो भी शिक्षक थी। यानी कि 90 में वो रिटायरमेंट, तो उससे पहले 50-100 साल पहले भी शिक्षक रहे हुए उनके परिवार में। तो कब ये शिक्षक जागृति लाई? 1921 में पाटन के अंदर छात्रावास बढ़ा और कृष्ण भाई देवजी भाई भूंगर, उन्होंने पाटन का छात्रावास बढ़ाने के लिए, और आज कई वहाँ से अफसर जितने बड़े ना IG DIG गुजरात में हैं, तो उस छात्रावास की बदौलत वहाँ पढ़ाई करके और वो आगे बढ़े। और पढ़ाई के लिए भी उनका वहाँ अपने वास्ते सिस्टम नहीं था। छात्रावास में वो बच्चों को लाते थे, वहाँ रखते थे, और जहाँ कहीं शादी होती थी वहाँ जाते थे, बोले आज तू कितना खाना बनाया? कि 400 लोगों का। 25 का खाना का भाई हमारे वहाँ छात्रा में पहुँचा दे, 25 छात्र खाएं इतना खाना वहाँ पहुँचा दे, तो खुशी खुशी देते थे। इस प्रकार से वो छात्रावास वहाँ चलाते थे खिला के। सागर भाई भी इसी प्रकार के, इनके पिताजी इस प्रकार के वहाँ पढ़े डबोड़ा छात्रावास में। और आज फिर कृष्ण भाई का देहांत हो गया, उसके बाद में उनके छोटे भाई मालजी भाई ने काम हाथ में लिया। मालजी भाई झिलिया में गांधी आश्रम चलाते, उसमें सभी जातियों के लोग थे। अब 10 प्रकार जिनको मिला, उनको भी पद्मश्री मिला। ये जो छात्रावास है कौन से जिले में है गुजरात के? पाटन जिले। पाटन में सर्वप्रथम जो अपना रेवाड़ी समाज का छात्रावास बना वो 1921 में पाटन में बना। पाटन में। और राव निम्बालकर वहाँ के जो राजा के एजेंट थे, महाराजा के, उनकी सहायता से समाज के सहयोग के कृष्ण भाई ने मांग के लोगों को खिलाया। लेकिन वो छात्रावास बिल्डिंग की व्यवस्था करना वगैरह करना, भाड़े की बिल्डिंग में बैठाना, वो सब राव निम्बालकर ने किया। वहाँ का मतलब जो राजा था वो ये चाहता था कि मेरी प्रजा पढ़े, उसको बहुत पसंद था। अपने यहाँ ऐसा नहीं था, वातावरण नहीं था, ठीक है। तो वहाँ इस प्रकार वातावरण था। और आज भी ये जो सभी जगह अपने छात्रावास हुए थे, बाद में आज़ादी के बाद में लोगों का संघर्ष का परिणाम है। आज पढ़े लोग में हैं, जागृति भी आई है। और फिर भी अन्य जातियों की तुलना में देखें तो अपना 10% भी नहीं है। मेरा ये मानना है। आप अभी कभी जाओ तो चेंडा देखो, तो चेंडा में कॉलेज बनी हुई है बच्चियों के लिए, आंजना चौधरी समाज की, बहुत बड़े विशाल भूभाग में। उनका दिल्ली में कोचिंग क्लास सेंटर वगैरह बन गया, जयपुर में बन गया। और अपने ये समाज के लिए जयपुर में जब काम किया, शुरू किया, तो आज भी लोगों की इस प्रकार की, सामान्य लोगों की मानसिकता नहीं बन रही है। बड़ी विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। जो पागी जैसे मशहूर लोग हमारे समाज में रह चुके, जो पैर से पहचान जाते थे वो चीज़ें, अगर वो शिक्षा को क्यों नहीं पहचान पाए? इस प्रकार के जो हमारे मार्शल कौम थी, जो राजपूतों के साथ में युद्ध करती थी, हमारी बटालियन एक उनके साथ चलती थी, लेकिन शिक्षा को अभी तक क्यों नहीं पहचान पाए? एक जमाना था जब धन लेकर के, ये जो मुद्रा विनिमय उस समय नहीं था, वस्तु विनिमय था, उसमें धन कहा जाता था हमारे एवड़ को, बकरी को, भेड़ को, ऊँटों को। जब ये हम लोग निकलते थे अपनी वाइट ड्रेस में, तो लोग हमको देखते थे एक अच्छी तरीके से, लेकिन आज किस प्रकार से देखते हैं वो भी एक विडम्बना है। अभी बात चली थी राइका चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट की रैक्ट करके, जब मैं भी थोड़ा सा छोटा सा था उस समय मैं देख रहा था कि लाल सिंह जी और डॉक्टर देवाराम जी, जो कि बहुत ही यूनिक व्यक्ति हैं, और काफ़ी जो डॉक्टर्स वगैरह भी जो फॉरेन रहते हैं,
तो उन लोगों ने सबने मिलकर के एक रैक्ट का स्थापना की थी। उस स्थापना में जब सोजत वगैरह प्रोग्राम जब हुए थे तो हम लोगों ने सुने, तो उनका ये था कि हम लोग ट्यूशन करवाएंगे, गांव-गांव हम लोग कंप्यूटर लगाएंगे। उस समय कंप्यूटर की इतना प्रचलन नहीं था, तो उस समय उन्होंने कहा था एक बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। लेकिन वो आंदोलन यहाँ से गुजरात शिफ्ट हो गया है और अभी रैक्ट का हम आपके मुंह से काफ़ी सालों बाद सुना, ये यहाँ से वहाँ क्यों चला गया? देखिए, रैक्ट की जो स्थापना है रायका एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी स्थापना करने में अपने अलवर जिले के कोलीला गांव के निवासी श्री लाल सिंह जी हुक्कू हैं, और वैसे पवार लिखते हैं नाम, केवल लाल सिंह भी लिखते हैं। तो वो पहले, इससे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में राजकोट सर्विस थी। अच्छा। बाद में वो एक्सिस बैंक में आए। तो उनका ये विचार था कि अपना समाज एजुकेशन में आगे बढ़े। तो उनको मतलब कि इस विषय में मेल वगैरह, ये वेबसाइट वगैरह के माध्यम से डॉक्टर देव कल्याण भाटी, जो बाहर अमेरिका रहते हैं, उनका संपर्क हुआ। वेरी गुड। और उनके दोनों ने मिलकर ये विचार को क्रियान्वित करने के लिए एक सोचा, तो भाई राजस्थान में अपने रायका समाज को एजुकेशन करने के लिए ऐसा करना है। उन्होंने जो आज जो अपने जोधपुर में जो सरकारी कर्मचारियों का एक गैदरिंग हो रहा है, मतलब कि वहाँ शनि मिलन हो रहा है, तो ऐसा ही एक कार्यक्रम 2002 के अंदर पुष्कर अपने राम रायका मंदिर के अंदर ही किया था। राज्य स्तरीय पहले हो चुका है सम्मेलन। हाँ। और उसमें मतलब के जो सरकारी अध्यापक थे, हमारे माधव राम जी पाल वाले, रूड़ा राम जी, नारायण राम जी और ये भाई चौपा राम जी, अध्यापक ही शामिल हुए थे। सारे अध्यापक हुए थे। इसके अलावा 2-4 लोग और भी हुए थे। 2-4 यानी कि मुझे लाल सिंह जी ने बुलाया था, तो मैं भी गया था। सवाराम जी मेरे साथ में रहते थे हर बार, मैं कहीं जाता था सवाराम जी को साथ में लेके जाता था, या सवाराम जी मुझे साथ में लेके जाते थे। तो इस प्रकार हम लोग चलते थे, उसमें भी गए थे। फिर जयपुर में एक बार बैठक हुई, तो वहाँ भी मैं गया था। उसमें बाबू राम जी, सुरताराम जी, लाल सिंह जी, देवाराम जी और उमेश सिंह जी, ये सारे वहाँ थे। फिर लाल सिंह जी भाई सुल्तान सिंह जी घर पे मीटिंग हुई। मैं ओखाराम जी दोनों गए थे। ओखाराम जी कोर्ट का वाले, हम कोई दूसरे काम से भी गए थे और मेरे को बुलाया था। फिर वहाँ कहे कि आज अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है जयपुर में इस संस्था का, इससे आगे बढ़ेंगे। मैं इससे पहले ये विचार करने से पहले मेरे घर पे भी आए थे लाल सिंह जी, क्योंकि उनका अहमदाबाद में ही वहाँ जॉब थी, सर्विस थी एक्सिस बैंक में। तो फिर मैं वहाँ भी गया था। वहाँ बैठे हमारे एक खानपुर के भाई बोड़ाराम जी, वहाँ जयपुर में उनकी दुकान थी, वो भी वहाँ थे। फिर रजिस्ट्रेशन हुआ और इधर सोजत वगैरह में सेमिनार हुए, किस प्रकार से करेंगे, कुछ चंदा ले करके लोगों को प्रोत्साहित करने का दिया निर्णय, वो भी हुआ। और अंत में जैसा कि मैं समझता हूँ कि क्या कारण हुए इसमें मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा कुछ सोच का फर्क ये पड़ा। विश्लेषण ही कर दीजिए, एनालिसिस ही बता दीजिए। एनालिसिस में किसी व्यक्ति पर कोई आरोप साबित हो तो अच्छा नहीं रहता। मुझे लगता है कि जो सुरताराम जी और ये देवाराम सब अच्छे आदमी थे। सुरताराम जी एजुकेटेड थे, लेकिन उनकी सोच जो, उसकी वजह से समाज में कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी आप उसके पदाधिकारी जो 1-2 थे, उसकी वजह से मतलब कंट्रोवर्सी के कारण फिर ये स्थगित हो गया। और फिर वहाँ ये सर्विस करते थे लाल सिंह जी गुजरात में, तो वहाँ पर इन्होंने मीटिंग वगैरह बुलवाई। और उस मीटिंग के अंदर मैं भी हर बार मीटिंग में गया, और वहाँ फिर लोगों ने कहा कि भाई ये एजुकेशन के लिए उनको करना तो था ही, और जगह पे छात्रावास थे, लेकिन अहमदाबाद जो राजधानी क्षेत्र कहलाता है, गांधीनगर राजधानी, लेकिन बड़ा शहर अहमदाबाद है, तो वहाँ कोई छात्रावास नहीं था रबारियों का। तो वो लोग ये करना तो चाहते थे। समाज में वहाँ पहले से ही सरकारी सर्विसों में ऑफिसर लोग, ग्रेड में बहुत सारे लोग थे। आज सबसे ज़्यादा आदिवासी के बाद में सेकंड नंबर वहाँ रेबारी अधिकारियों में, तो वो थे ही, बिना रजिस्ट्रेशन के भी थे। तो वो भी चाहते कि अपना समाज आगे बढ़े, तो उन्होंने उस चीज़ को हाथों हाथ ले लिया, और पैसा भी उनके पास में था। तो जीवन भाई जोरा भाई ने इस काम को हाथ में लिया और रथ यात्रा निकाली संतों के सानिध्य में। और अभी उनका सरकार से ज़मीन भी 2-3 बीघा अलॉट कराई बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए। वहाँ 11 लाख रुपये मैंने भी दिया। बहुत बढ़िया। और ये काम शुरू हो चुका है। उसको उद्घाटन में मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी,
उनके हाथ से उसका शिलान्यास करवाया। और उसके दूसरे दिन जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, किसी को मालूम नहीं था, भूपेंद्र पटेल, वो भी उसमें अध्यक्षता के रूप में, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में अपना छात्रावास था ना, उस क्षेत्र के वो विधायक थे, उसमें केवल विधायक थे, तो उनको अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। और दूसरे दिन रूपाणी जी को राजनीति में से अलग कर दिया और उनको हाथ में दिया। तो रबारी ने कहा, देखो रबारियों का कार्यक्रम हुआ तो भूपेंद्र भाई को चीफ मिनिस्टर, हम उनके लिए लकी रहे। लकी रहे। देख सकते हैं यहाँ से रैक्ट राजस्थान से उड़ करके गुजरात चला जाता है और वहाँ पर हम सुनते हैं कि कई सारे जो है वहाँ से सरकारी ओहदों पर लोग पहुँचे, क्योंकि वो लोग ट्यूशन भी करवाते थे। वो रैक्ट में वहाँ पर जो है अपने स्तर पर टीचर्स की व्यवस्था करवा के जो लोग कंपटीशन करते हैं, जो है कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, उनको स्टडी वहाँ पर करवा करके उन लोगों ने बैकअप दे दिया। और काश वो राजस्थान के अंदर होता, लेकिन कोई एक चीज़ से अगर कोई चीज़ यहाँ से वहाँ चली जाती तो हम हिम्मत करके दूसरे, हमारे पास में और भी कई लोग बैठे हैं, तो मैं तो आपसे, समाज के सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, रैक्ट जैसी संस्थाएं और एक नहीं हजारों आए। अभी आपने सुना होगा MDSS करके, इधर जैतेश्वर हमारा शिक्षा संस्थान है जैतेश्वर। तो इस प्रकार की संस्थाओं को सबको आगे आना चाहिए और IAS RS BEd के लिए जो कोचिंग क्लासेज होती है वो निःशुल्क रूप से खाना पीना रहना सारा करके उन बच्चों को बैकअप करना। समाज के पास में पैसों की कोई कमी नहीं, अगवानी करने के लिए लोग चाहिए, पीछे बैकअप चाहिए। तो इस प्रकार का भी आप सोच सकते हैं कुछ हरिद्वार ट्रस्ट के। ये जो है ना, मैंने गुजरात की बात बताई, वहाँ के वातावरण में और अपने यहाँ के वातावरण में एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। उसका जो कारण बताऊँ, अपना अगर कोचिंग का अगर सेंटर माना जाए तो बड़ा सिटी जयपुर है। जयपुर में अपने समाज के लोग न्यूनतम तादाद में रहते हैं, जो व्यवसाय धंधा रोजगार करने में 100-150 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा है नहीं। जबकि अहमदाबाद के अंदर 3 लाख की आबादी है अपने देवासी समाज की, 3 लाख लोग रहते हैं। तो उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं, वो अपने घर पे ही रहते हैं, या किसी का बाहर से आ गया तो वहाँ आसपास के गाँव में होगा। तो उनके लिए निःशुल्क एक बड़ा हॉल जीवन भाई जोरा भाई ने दे दिया, बोले ये मेरी तरफ से आपको कोचिंग चलाने के लिए। फर्नीचर किसी ने दे दिया। और लाल सिंह जी उनके अंदर पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी होती है, अच्छे से कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, उनको किसी को मान दे दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को दोस्ती में, किसी को क्रिटिसिटी में, ऐसे ला के वो काम शुरू करवाया। कुछ अपने समाज के लोग भी वहाँ तैयार हो गए, धर्म सिंह देसाई जैसे, डॉक्टर करमटिया जैसे, ऐसे लोग भी तैयार हैं। तो वो खुद भी वहाँ कोचिंग करवाते हैं। जो अपने समाज के पहले आगे बढ़ चुके वो भी समय देते हैं, घंटा 2 घंटा कुछ आते जाते हैं, इसलिए वो ऐसा वातावरण। अभी अपने जयपुर में शुरू करें, हमने ये भी कहा था। और जिनको बच्चे हैं वो उनको, और अपने जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको, मैंने कई बार कहा है, जैसे ये अध्यापक वर्ग है, सरकारी कर्मचारी वर्ग है, उनको मैंने ये भी कहा कि आप अपने जयपुर में या बड़ा सेंटर है वहाँ कहीं एक जगह ले लो और वहाँ पर आप कोचिंग के लिए कोई फैकल्टी की व्यवस्था करो। और बच्चे अगर ये पढ़ना चाहते हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करो। उनको आप हो गए मकान का किराया साल भर का अपने अखिल भारतीय रबारी समाज की संस्था की तरफ से देने को तैयार है, क्योंकि हमारी भी वहाँ संस्था की भी लिमिट होती है, 2-4 लाख रुपया दे सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया का वहाँ पैसा है, एक ही स्टेट के लिए नहीं दे सकते, लेकिन उसको मैनेज में थोड़ा बहुत कर सकता है। साल का 4-5 लाख रुपया वहाँ दे सकते। तो रैक्ट के जैसे इस प्रकार से आप जो करोड़ों का एक ढांचा आपने एक हमारे लिए, बच्चों के लिए वहाँ पे खड़ा किया है जयपुर के अंदर, क्यों जयपुर जैसे सिटी के अंदर, क्योंकि लेकिन कई सारे बच्चे जो है आज भी वहाँ पर रूम लेकर के पढ़ते हैं, जयपुर में जाने की उनकी इच्छा होती है। तो क्या अपने उस हॉस्टल के अंदर इस प्रकार की कोई रैक्ट जैसी चीज़, निःशुल्क कोचिंग वगैरह आप वहाँ पे शुरू करवाने का आपका विचार है? पहले मैं जयपुर के जो अपना छात्रावास बन रहा है उसके बारे में आपको बता दूँ। तो ये छात्रावास अपने कुल 8 करोड़ का 3 साल पहले इसका बजट था। अभी इसको कोरोना की वजह से कुछ लेट डिले हो गया, तो हो सकता है कि 8 से 9-10 करोड़ तक पहुंच जाए। और इसमें हमने पूरा जो प्लानिंग आधुनिक शिक्षा के तौर पर, वहाँ पर 2 तो हॉल बनाए हमने अलग से, जहाँ पर ये बच्चे बैठकर कोचिंग की तरह वहाँ लाइब्रेरी बने और बिल्कुल साइलेंट रूप से वहाँ बैठ कर पढ़ाई कर सकें। और रहने के लिए 250 बच्चे वहाँ रह सकें, ऐसी व्यवस्था के लिए वहाँ जो 72 कमरे भी बनाए हैं। एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे? एक रूम में 4 बच्चे रहेंगे।
फिर बड़े वो बड़े 250 इससे बड़ा रहे 4 बच्चों के फिर बाद में 250 बच्चा आपके कुल गणित कुल 250 बच्चे वहाँ रहने की व्यवस्था होगी और कोचिंग के लिए 2 हॉल अलग हैं, बाकी वो मैनेजमेंट के लिए रहना बच्चे खाना सब वो वहाँ अलग पे है। निःशुल्क रहेंगे, निःशुल्क रहेंगे, खाना पीना उनका नहीं वो सब रहेगा। और बाद में जब ये मैनेजमेंट कमेटी रहेगी ना, वो फिर तैयार होने के बाद में तय करेंगे कि बच्चे जो रहेंगे उनका साल का महीने का खर्चा कितना आता है रहने का, तो वो बच्चों से लिया जाएगा। और उसके बाद में अगर, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी एक बार कहा कि काम पूरा होने के बाद में समाज को सौंप के मैं तो निवृत्त हो जाऊंगा, फिर आगे और जो टीम के लोग आएंगे कहेंगे भाई हम लोगों से चंदा करके और लाएंगे करेंगे ना। हाँ, एक बार अगर पूरे साल का एस्टिमेट अगर निकल जाए तो अगर समाज सेवी लोग वो अगर बात आए हो तो सकता है। उनको फ्री ऑफ चार्ज भी पढ़ाया जा सकता है, कपड़े भी दिए जाते हैं, उनको हर चीज दी जा सकती है, ट्यूशन भी दी जा सकती है। आज की तारीख में उस प्रकार का हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वो उसका एक ढांचा आपने खड़ा कर दिया, निर्माण काम इस प्रकार का ही है। रही बात कोचिंग, जो जयपुर शहर के अंदर जो IAS की कोचिंग, IIT की कोचिंग, अपने RS डबल JEE की, RS की, ये सारी जो कोचिंग क्लासेस चलती है ना, उन सारी कोचिंगों को भी सरकार ये जगतपुरा के अंदर ले गई है और वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर निर्माण कार्य शुरू है, हब बन गया। हब बन गया है। अपने वहाँ से 2-3 किलोमीटर के एरिया भी वो सारे बनेंगे, तो साइकिल से भी बच्चा वहाँ कोचिंग क्लासों में जा सकता है। हमें ऐसा भी किसी ने बोला है, वहाँ रहकर भी पढ़ाई करना चाहे वो पढ़ेगा और अपने आगे ये तैयार होने के बाद में अपने खुद मतलब किसी को बाहर से हायर करेंगे किसी फैकल्टी को और वहाँ पढ़ाई करवाएंगे, तो ये भविष्य में हो सकता है किस प्रकार से पढ़ा एक बार तैयार हो जाए, उसके बाद में बजट जैसा जैसा होगा वैसा वैसा हमने कुछ सुना था एक साफा जो आप नहीं पहन पा रहे थे, आपने कोई संकल्प लिया था मैं जब तक ये हॉस्टल का निर्माण नहीं होगा, उस बारे में कुछ? इस बारे में ऐसा था कि 2010 के अंदर देवासी समाज छात्रावास जालोर में वार्षिक उत्सव होता था, अभी भी होता है, उस समय भी हुआ था। हमारे शांतिनाथ जी जालोर के महादेव गिने जाते हैं, ऐसे परम पूज्य शांतिनाथ जी महाराज बिल्कुल उनको हम नमन करते हैं, बहुत मिश्रा में कार्यक्रम था। तो मैंने वहाँ जब जहाँ जाता था कि जयपुर छात्रा के लिए थोड़ा विचार करो, वैसा करो, अपने जो अवेयरनेस के लिए बात करते वो करता था। मैंने किया तो बाबू जी मेरे को पास में मिला, इधर आ गए, फिर मैं गया तो बोले तारा छात्रा बनाणु है, मैं क्या बाबू जी बनाणु है, तो ये बात होती है रबानी का तो कोई नहीं बेटा खटको वे और कुछ याद रहता नहीं, कोई को संकल्प करना, संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती। अटका रखने का बोला जो मारवाड़ी में हम कहते हैं, एक अटका रखो। तो मैं बाबू मैं वही खड़ा हो गया, कहा बाबू जी जब तक जयपुर में छात्रावास नहीं बनेगा तब तक मैं, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता को नेता को वो भी हूँ या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी हूँ और राजनीति में भी हूँ, जगह जगह जाना पड़ता है, मान सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, ये मैं मान सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा, न तो माला पहनूंगा और न साफा बांधूंगा। उस चीज को 12 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप साफा नहीं बंधवाते हैं, आपका जब सम्मान किया जाता है तो साफा आप, क्योंकि आपने एक संकल्प ले रखा है, वो भी आज मालूम चला कि संतों के द्वारा आपको एक आशीर्वाद मिला। बहुत ही बड़े संत थे शांतिनाथ जी महाराज, जिन्होंने बूटा सिंह जी को बोला था आप हारोगे तब वो हारे, जब वापस गए उन्होंने कहा अब जीतोगे तो वो जीते थे। तो वो शांतिनाथ जी महाराज का अपना अलग ही वर्चस्व था, जो सिरे घाट मंदिर, सिरे मंदिर जो जालोर के अंदर। तो अभी आप अपना जो साफा अपने हाथ से ही बांधते हैं? नहीं, वैसा है कि जब मेरे घर में कोई प्रसंग होता है, शादी ब्याह हो तो जाना पड़ता है, तो उसमें साफा बांधा, मेरे घर का बांधा हूँ, वो चीजें लगी, वो तो पर्सनल है अपना। अभी शहर में रहने लगी इसलिए पोशाक से हट गया, बाकी तो अपनी पोशाक है, लेकिन अपने वहाँ मेहमान आता है उसको ऊपर साफा बंधा उसको सम्मान करते हैं। हमने ऐसा सुना है जयपुर में जो हॉस्टल बन रहा है वो बहुत दूर है, उससे अच्छा व्यक्ति अजमेर से जयपुर चला जाए। मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, जिस दिन जाऊँगा आप वहाँ पर खुद मौजूद रहेंगे, उस समय जाकर के सारी चीज़ें देखेंगे। दूर तो ऐसा है कि अपने जयपुर शहर है वो बहुत ही बड़ा है, 100 किलोमीटर की परिधि में जयपुर शहर बसा हुआ है, तो आप जोटवाड़ा की तरफ से गिनोगे तो बहुत दूरी पड़ेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है, एयरपोर्ट है वहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है, और अभी रेलवे स्टेशन जो खातीपुरा में सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बन रहा है, शायद 1 साल में वो शुरू हो जाएगा, वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है। और ये कोचिंग सारी क्लासें जो बन रही है वहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता है। और जो अजमेर से लेकर आगरा बाईपास निकला है जयपुर का, जो बहुत ही, मैं तो कहा 10-12 साल से काम चल रहा है, जो बाईपास है, उस बाईपास से 1.5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। वसुंधरा जी ने ये जमीन दी थी? हाँ, वसुंधरा जमीन दी थी, सरकार जमीन जहाँ पड़ती है वहीं देती है,
आपको सिटी के अंदर तो अगर लेने जाओ तो जैसे कि राजपूतों की तो उनका रजवाड़ा था, तो उस समय राजपूत छात्रावास बना हुआ है अपना ये पोलो विक्ट्री पर, तो वहाँ तो अपने को मिलने से रही। धीरे धीरे वो चीज़ भी क्रीम जगह बन जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से अनुपात में संख्याएं बढ़ रही है, तो वो भी बीच में पढ़ने के लिए वो आज उचित, क्योंकि सारे कोचिंग क्लासें वहाँ हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी वहाँ है, वहाँ जो RUH जो मेडिकल हेल्थ साइंस का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ से मेडिकल कॉलेजों का प्रशासनिक व्यवहार होता है, उसकी जो मेडिकल कॉलेज है वो भी वहीं पास में है। और नारायण अस्पताल, नारायण विद्यालय कहते हैं ना, बड़ा भी वहाँ है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वहीं है, ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें वहीं है। अपना ये KIT के नाम की बहुत बड़ी एक वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी वहीं है, एक वैदिक कॉलेज वहीं है, और भी कई सारी वो हैं। तो सुन रहे हैं आप, इन जो लगातार विभाग जो हमारे सवालों का जवाब दिए जा रहे हैं, रुके ही नहीं जा रहे, हर चीज़ का इन्होंने जवाब दिया है। एक जवाब और हम आपसे ले लेते हैं, वो भी एक तीखा ही सवाल है। लोगों ने हमें ये बोला कि कोटा के अंदर जो बना है छात्रावास, तो हमने ऐसा भी कुछ सुना है, कुछ लोगों ने ऐसा हमें पूछा है कि आप उनसे जाकर के ये पूछे, कोटा वाला जो है सस्ते में बन गया है, कुछ माल मटेरियल जो उन्होंने लगाए हैं वो जो ठेकेदार को जो स्क्वायर फुट पे जो पैसे दिए गए हैं वो अलग दिया गया है, और जयपुर के लिए निविदाएं, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि निविदाएं गुपचुप तरीके से निकाल ली गई, लेकिन वापस हमें एक बंदे ने बोला नहीं, मैंने भी भरा था, मेरा कैंसिल हुआ था, कोई डेगाना के व्यक्ति उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी कई जो किंवदंतियां चल रही है आपस में ही, तो हम उसके बारे में पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से निविदाएं निकाली थी। देखिए, जयपुर के अंदर जो जमीन का अलॉटमेंट हुआ सितंबर 2018 में, उसका शिलान्यास किया अपने 9 दिसंबर 2018, यानी दिसंबर पूरा होने के टाइम में, और वहाँ यह तय किया कि भाई समाज के जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र में काम करते हैं तो अपने अपने भाव दें, मटेरियल के साथ में, मटेरियल के बिना किस प्रकार करना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल, जिसको कहते हैं उनकी भाषा में अलग नाम कहते हैं, उस भाव के साथ में अपने को दें। और इस चीज़ को चलाते चलाते हर 2 महीने बाद मीटिंग की, जुलाई तक 4 मीटिंगें की। कितनी की? 4। मेरे मोबाइल के अंदर आज 7000 मोबाइल के अंदर फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप वाले। कितने? 7000। उनको मैंने मोबाइल के मैसेज से, आपके पास भी मैसेज, आप पढ़ो नहीं पढ़ो मेरे को विषय नहीं है, तो वो किया, हर बार मीटिंग की, और उसमें 200-250 लोग आते थे, खाना भी रखते थे और ये बात रखते थे। ऐसा करते करते जुलाई में फिर ये फाइनल किया, तुरंत ही फाइनल नहीं किया। और 10 जनों की मेरे पास कॉपियाँ पड़ी हुई हैं जिन्होंने ये दिया। किसी ने वैसे लिख दिया 900 रुपये फुट, किसी ने लिख दिया 1000 रुपये फुट, किसी ने लिख दिया 1200 रुपये फुट, लेकिन पूरी डिटेल के साथ में ये खिड़की इतने बाई इतने की लगेगी, इसके नीचे ये पत्थर आएगा, इसके अंदर ये ग्लास आएगा, कांच आएगा, इसकी फ्लोरिंग वो होगी, इसकी बारी यहाँ पर इतनी आएगी, वो डिजाइन रहेगी, इसके अंदर सरिया इतने आएंगे, फ्लोरिंग के अंदर इतना आएगा, वो सारा डिटेल के जो कहते हैं ना, वो 2-3 दिन में भरा था। और इसमें आज भी आप कोई मकान बनाना चाहो किसी से पूछ लो, 1200 रुपये से कम कहीं नहीं मिलता है अगर अच्छा करेंगे। और 1200 रुपये में ये हमने भाव सब देख के, और देने के टाइम में भी आपके जाऊँतराम जी जिनका नाम लिया ना, वो भी उस मीटिंग में थे। जाऊँतराम जी निम्बोल? हाँ, और कई लोग समाज सेवी व्यक्ति, हाँ कई लोग थे। तो उस दिन फिर ये फाइनल करके दिया था, बारिश के टाइम, बारिश बरस रही थी, और फिर दिया ये अर्जुन जी अपने रिबारिया तिवारिया के, और वो 500 करोड़ के प्रोजेक्ट करते हैं। वो तो अपना तो 7-8 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ का भी ये कोचिंग हब बन रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो उनके पास में है। अभी सरकार अधिकारियों के लिए वहाँ क्वार्टर बना रही है, तो वो भी उनको 450 करोड़ का राशन सरकार ने उनको दिया हुआ काम। कौन से जिले के हैं? ये जयपुर जिला पड़ता है, नागौर और जयपुर की बॉर्डर पर उनका तिवारिया गाँव है। अर्जुन जी, लालू जी आल, और जयपुर में बरसों से ठेकेदारी का काम करते हैं, और कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, और बड़े बड़े टावर खड़े किए हैं। उन सबको उनका निर्माण कार्य भी मैंने देखा, और आदमी की कैपेसिटी भी देखी। जैसा कि देखो, अपना तो भाई समाज से पैसा तो आने वाला था, लेकिन ये कोरोना आ गया तो पैसा तो बंद रहेगा आपके पास, तो मांगेंगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन उस आदमी की कैपेसिटी थी। हाँ, करते हैं ऐसे कई ठेकेदार है जो बाद में हिसाब लेने जाते हैं। नहीं, तब तो वो इतना रुक गया, नहीं तो फिर ये सिरे में लफड़ा पड़ा, वैसा लफड़ा पड़ जाए। तो उन्होंने
बिना रुकावट के काम शुरू रखा। फिर पिछले साल 1 साल मैंने दोबारा जब कोरोना हुआ ना, तो मैंने कहा कि अर्जुन जी अभी आप 1 साल तक इस काम को रोक दीजिए, जब तक ये शांत वातावरण नहीं हो तब तक आप मत करा, क्योंकि हमारे को भी पैसा देने में तक दिक्कत आएगी। उनका जो काम का एवरेज निकाला वो हो रहा था 4 करोड़ का, और अपना पैसा उनके पास गया था 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ हो गया था। मैंने कहा वापस कोरोना लग गया, और वो उसके अंदर एक और कुछ ओमिक्रॉन वेरिएंट बता रहे थे, बोले ये तो इससे भी खतरनाक है। तो मैंने कहा अर्जुन जी अभी आप एक काम करो, तो ये काम स्थगित कर दीजिए। मैं धीरे धीरे करके ला के इधर दूर से करके ये पैसा पूरा करूँगा, उसके बाद में शुरू करेंगे। अब जा करके उनका अभी 10 दिन पहले ही 4 करोड़ वो पॉइंट पूरा हुआ है। तो दूसरा कोई ठेकेदार होता तो ये कभी इतना 2-4 करोड़ रुपया थोड़े हो सकता था। इसलिए मजबूत भी देखना पड़े, और भाव भी इनके सबके जो अपने गिरधारी जी पावा वाले हैं, वो भी दिल्ली में बड़ा काम करते हैं, तो उनका भी था टेंडर। एक ब्यावर के थे भाई भूपेंद्र जी, उनका भी था, एक उदयपुर के भी थे, उनका भी था, और बाकी हाथ से 900 1000 लिखने वाले 1200 लिखने वाले कई थे। वो तो वैसे लिख दे 1200 फुट, लेकिन 12 फुट में आप करोगे क्या? 1200 फुट में तो एक सादा बनाना वो भी होता है, नहीं एक उसमें किस प्रकार का काम होता है, दरवाजे कौन से लगेंगे, फ्लोरिंग कैसा होगा, वगैरह वगैरह कई चीज़ें होती है ना। हाँ, तो वो उस सब के आधार पर हमने इसको ठीक समझा और ये कहा। और ये भी आदमी ईमानदार, खुद ने भी 11 लाख रुपए लगाए इसने, और मैंने 35 लाख रुपये वहाँ कहे 31 लाख कहे थे, फिर मैंने 35 दे दिए, फिर कम पड़ा दे के 2 बार मेरे पास थोड़ी छूट दी, तो 7-8 लाख रुपये दूसरे मैंने उधार भी मेरे वहाँ दिए हुए। बाबूलाल जी ने मैं 31 लाख दिए, इन्होंने 11 दिए, कपूर जी ने 11 दिए, और ऐसी बड़ी बड़ी रकम देने वाले भी थे, तब जाकर के ये काम अभी चल रहा है। और अभी भी अपेक्षित है जो है कोई लोग देना चाहे वहाँ पर अभी चल रहा है काम? हाँ, जो भी देना चाहे तो हम तो रोज कहते हैं कि भाई जो भी पैसा देना चाहे वो दें, और आए देखें वहाँ पे, घूमें, विजिट करें। हाँ, मीटिंग में संतों की अध्यक्षता में हर बार मीटिंग लगी। दीनानाथ जी जालोर के एक बार आए, एक बार अपने ये राम प्रकाश जी और ये महाराज संत वो भी आए, एक बार अपने पुष्कर वाले महाराज जी भी आए, एक बार रामपुर जी और सेवाड़ी मठ वाले वो भी आए, और लक्ष्मणनाथ जी भी बाबू जी एक बार आए, और अभी पारसाराम जी पिछली बार मीटिंगों में कोई आ नहीं पाए, तो अभी मेरी उनसे वार्ता चल रही है। मैंने उनको ये कहा है कि आप जब भी समय दोगे उस दिन में अपने मीटिंग रखेंगे। अभी कोरोना चला गया है, तो एक तो अपना भजन संध्या रखेंगे, शाम को भजन संध्या होगी, और सुबह कार्यक्रम रहेगा, और जो भी लोग पैसा लेकर आवे नहीं आवे, और लोग देख के जावे कहाँ हुआ, कितना पैसा हुआ है। अभी 31 मार्च चला गया है, तो आज मेरे पास ये बैग में सारी रसीदें मैंने भर दी है। केवल एक रसीद बुक मेरी वहाँ पड़ी थी बाढ़ में, जयतराम जी मंदिर में, वो नहीं पहुँची। आपके सामने मैंने फ़ोन किया, तो वो रसीद बुक 1-2 दिन में वहाँ पहुँचा देंगे जयपुर। तो 9-10 रसीद बुकें अलग अलग स्थानों पर घूमती थी, वो सारी वहाँ रिकॉर्ड में एंट्री आदि की हुई है। आदि नहीं होंगे तो एक बार कन्फर्म रूप से सब चढ़ जाएंगे, और महीने 15 दिन में मीटिंग करेंगे, सारी बता देंगे इतनी तो उस गांव से उगाई आई, इतना व्यक्तिगत से ये रुपया आया, और इतना उनको दिया है। अभी कौन कौन से ठिकाने बाकी हैं जो 500 रुपये आप एक रसीद के अभी ले रहे हैं? 500 रुपया प्रति घर से ले रहे हैं। प्रति घर से ले रहे हैं। हाँ, उसमें से मतलब के ठिकानों में देखो तो एक तो सिरोही जिला पूरा एकदम बाकी है, सिरोही जिला, और मेवाड़ के जो हैं 4-5 जिले वो पूर्णतः बाकी है। अपने जोधपुर, पाली, जालोर से लगभग 2-4 ठिकाने बाकी, उन बाकी सब लिखा आ गया। और दूसरा क्या है कि गायें तो कोई मना नहीं करता है, अभी समय का अभाव रहता है। पहले कोरोना के कारण अभाव रहता था, जा नहीं पाते थे, कई बार घोड़ा जो खतरे से खाली नहीं था, इसलिए नहीं जाते थे। अभी स्थितियाँ सुधरी है, तो मेरे पास पंचायत का काम आ गया, तो मैं शनि रविवार के सिवाय निकल नहीं पाता। शनि रविवार के अगले वालों को वहाँ अनुकूलता है नहीं है, वो विषय रहता है। भाई किसी भी गांव में जाएं, वहाँ बैठे तो उस गांव के कई लोग दे देते हैं, या अपना आप करने वाले में भी हाथीराम जी जाते हैं, हाथीराम जी के वहाँ के लोग भी कहते हैं कि आप खुद आओगे तो हम देंगे, और वो लोग कई बातें भी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे साथ चलने वाले एक व्यक्ति तो है, और वहाँ से मैं खुद जाकर लेता हूँ, बैंक में भरवाते हैं, बैंक के खाता नंबर भी सबको दिए हुए हैं, रसीद बुकें भी यहाँ पड़ी है, सब देते हैं, खाता नंबर भी चलते हैं। अभी जयपुर में अपना स्टेट बैंक में खाता है, और ये जो अपने इसका भारतीय अखिल भारतीय रबारी समाज का खाता पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार में है, इसका खाता जयपुर में, दोनों खाते। काफ़ी लंबी हमारी बातें चली है और आगे भी और चलती रहेगी।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सूचित करना चाहूँगा कि ये जो बातें खेमराज भाई के द्वारा बोली गई है, इन बातों को अगर कोई चैलेंज करता है तो वो वापस हमें बताएं, लिख के दें, हमारे साथ आएँ, हम इनसे और वापस वेरीफाई करेंगे, पूछेंगे, लेकिन सबूत आपके पास होना चाहिए कि इन्होंने कुछ गलत बोला। और कुछ चीज़ें जो वेरीफाई करने के लिए हम वहाँ जाएंगे तो आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं। आपने जो बड़ी बड़ी जो हमें जो मोटे तौर पे जो चीज़ें बताई गई थी कि जैसे ही हरिद्वार का काम शुरू हुआ इन्होंने उगाएं ली, जैसे ही काम स्ट्रक्चर खड़ा हो गया उगाई बंद कर दी, फिर वापस जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, मॉडिफाई हुआ तो उन्होंने ओढ़ लिया, वापस बंद कर दिया। अभी वहाँ पर पेटी के अंदर जो डाले जाते हैं, जो बहुत ही नगण्य रूप से जो पैसा आता है वो, और वहाँ पे जो रसीद कटती है उसी से ही काम चल रहा है। तो ये तो हमने भी पहली बार सुना। हमें ये कहा गया लोगों के द्वारा अभी भी 25 रुपये की उगाई चल रही है, तो ये अभी इन्होंने इस चीज़ का जो है खंडन किया है। ठीक उसी प्रकार से जयपुर के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है कि मैं जब तक साफा नहीं पहनूंगा, स्वागत सम्मान नहीं करूंगा, माला नहीं पहनूंगा, जब तक कि जयपुर का काम नहीं हो जाए। और जयपुर के काम के लिए भी अभी इनकी उगाइयाँ चल रही है। और जैसे ही, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जयपुर की उगाई तो जिंदगी भर चले, क्यों कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके बाद में वो पैसा जो है चलता रहे, भले उस पैसे को थोड़ा कम कर दिया जाए लेकिन चलता रहे, ताकि वहां पर चिन्हित किए जाए वो बच्चे जो IAS बन सकते हैं, RS बन सकते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उनको वहां पर ला करके पढ़ाया जाए और उनको वहां से आगे उनको कोई अच्छे ओहदे पर पहुंचाया जाए।